हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू वन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मुनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज जो है हमारा ये जो सेशन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ बीबीटी फास्ट ट्रैक सीरीज। सो बीबीटी है बाहुबली टीम हमारी अनअकैडमी की। हमने फास्ट ट्रैक सीरीज स्टार्ट किया है सीए फाउंडेशन जून 23 स्टूडेंट्स के लिए एंड इस वीडियो में बीसीके चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं। सीरीज ऑफ लेक्चर्स आएंगे। अगर आपने बीसीके में इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपने बीसीके का बेसिक भी नहीं पता तो भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। हमने बीसीके चैप्टर 4 पहले नहीं पढ़ा तो भी ये देख सकते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से हम ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स में इस चैप्टर को कवर करेंगे, जरूर पूरा देखें। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको जरूर बता दूं कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का रिजल्ट एकदम ही जबरदस्त आया था। इसमें जो है हरीत भाटिया, इनको 97 मार्क्स आए हैं इकोनॉमिक्स बीसीके के। ये सब्जेक्ट टॉपर है इंडिया में। इनसे ज्यादा मार्क्स मुझे कहीं भी नहीं दिखे किसी स्टूडेंट के दिसंबर 22 एग्जाम में। ऑब्वियसली इसके पहले चिन्मय फाटक करके थे जिनको जून 2022 में 98 मार्क्स आए थे, वो उन्होंने भी मुझसे ही पढ़ा था। एंड हरीत भाटिया ने मुझसे पढ़ा है दिसंबर 22 में। एंड अनअकैडमी प्लस के जो टॉपर है परनीत कौर, इनको 94 मार्क्स है इकोनॉमिक्स बीसीके में। इन्होंने भी मुझसे ही इकोनॉमिक्स बीसीके कवर किया था। एंड ये सारे स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स आए हैं जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे कवर किया है। इनके अलावा और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद कुछ इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स, कुछ बीसीके के चैप्टर्स मुझसे किए होंगे। यहां पे मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम लिया है जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे पढ़ा है। एंड अब मैं चाहता हूं कि इससे भी जबरदस्त रिजल्ट हमारे जून 2023 एग्जाम में आए, राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, हमारे अनअकैडमी प्लस पर भी मंजिल 2.0 बैच चल रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स सीए फाउंडेशन के मिल रहे हैं। डिटेल में क्लासेस यहाँ पे चल रही है, ये इसका शेड्यूल है। एंड अगर आप चाहते हैं कि सर हमको सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का कोर्स चाहिए, तो दोस्तों ये रहा सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन अब अनअकैडमी में आया है। सीए फाउंडेशन कोर्स में आप एमवी सर कोड अगर यूज करते हैं तो आपको ये वाला कोर्स अभी 2499 का है। इसमें और डिस्काउंट्स मिल जाएगा अगर आप एमवी सर कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, राइट। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स विच इज, जिसमें इस कोर्स में आपको सिर्फ मेरा इकोनॉमिक्स बीसीके मिलेगा। अगर आप एमवी सर कोड को यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो जरूर देखें, ये रिकॉर्डेड बैच आपको मिल सकती है। तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। प्लस में एंड आइकॉनिक में आपको फुल एक्सेस मिलता है। इसके लिए आपको सिर्फ इसका अलग से लेना पड़ता है। इसकी लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। लेकिन अगर आपको हमारे फुल बैचेस ज्वाइन करनी है तो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट क्विजेस मिलेंगे। एंड आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स एटसेट्रा। सो आप एमवी सा कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे। ये जो फ्री सेशंस ले रहा हूं इसकी लिंक आपको इस यहां पे आपको मिल जाएंगी। यहां पे इस लिंक पे जाना, सीए फाउंडेशन के टैब में जाना, वहां पे आपको हमारे ये क्लासेस जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे ले रहा हूं उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड आप एमबी सा कोड यूज कर सकते हैं फॉर एनी सब्सक्रिप्शंस। चलिए यार, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो हम बात कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन वाले टॉपिक की, और हमें इसमें बात करनी थी, मैंने बोला था टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज है ना हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर को आज खत्म भी कर देंगे, ठीक है ना। सो बोलते हैं टोटल 4 प्रकार से हम प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, है ना। प्राइवेटाइजेशन क्या था, जब गवर्नमेंट कंपनी अपने बिजनेस का कुछ ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसे प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं, राइट। तो वही हम अभी देखने वाले हैं। जल्दी से मेरे साथ आपको लिखना पड़ेगा, जल्दी से एक छोटा सा समरी टाइम में आपको लिखवा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात आती है इसमें, सबसे पहले आता है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट, ठीक है। तो पहला टाइप है प्राइवेटाइजेशन का, डाइवेस्टमेंट। और फिर दूसरा भी मैं इधर ही लिख रहा हूं, डिसइन्वेस्टमेंट।
डिस इन्वेस्टमेंट, है ना। सो एक है डाइवेस्टमेंट, एक है डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दोनों टाइप्स में लिखे हैं, प्लीज मेरे साथ साथ लिखेंगे सब लोग। टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पहली बात सर डाइवेस्टमेंट में क्या आता है, प्लीज ध्यान देंगे। डाइवेस्टमेंट में जब एक गवर्नमेंट कंपनी अपने कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक बेच देता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, इसे बोलते हैं डाइवेस्टमेंट करना। सो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये लिखा होगा सेलिंग मेजॉरिटी स्टेक, क्वेश्चन में या पॉइंट में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि जब गवर्नमेंट, अरे यार रुको एक मिनट, कि जब गवर्नमेंट क्या बताइए, सेल्स मेजॉरिटी स्टेक, राइट। तो लिखेंगे प्लीज, हाँ। तो सेलिंग मेजॉरिटी स्टेक, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने किसी कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक बेच दिया, तो मतलब वो डाइवेस्टमेंट का क्या है, केस है, ठीक है। अच्छा सर, मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या है? मेजॉरिटी स्टेक का मतलब होता है मोर देन 50%, मोर देन 50%। मतलब क्या है सर, 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा। लिख लो हिंदी में, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो लिख लो हिंदी में, 50% से ज्यादा, ऐसे हिंदी में लिखो वहां पे 50% से ज्यादा, ठीक है, ओके। यहां पे आएंगे डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, यहां पे लिखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो अपने कंपनी का सिर्फ एक पोर्शन बेच रहा है, सेलिंग अ पोर्शन, मतलब मेजॉरिटी स्टेक नहीं बेचा है कंपनी का, एक पोर्शन बेचा है कंपनी का, छोटा सा पार्ट बेचा है। तो ये होता है 50% और लेस। ये क्या है, ये है 50% और लेस, 50% और लेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सेलिंग अ पोर्शन, तो इसे बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। अगर आपको समझो एमसीक्यू आता है, प्लीज ध्यान देंगे, अगर आपको एमसीक्यू में पूछा कि गवर्नमेंट ने सोल्ड 50% ऑफ इट्स शेयर्स टू प्राइवेट इंडिविजुअल, then it is a case of dash, डाइवेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट। बताइए जल्दी से, ए या बी? ये जो सवाल मैंने पूछा है इसका आंसर ए है या बी है, जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या लगता है आपको आंसर क्या है, ए या बी? गवर्नमेंट कंपनी सोल्ड 50% ऑफ इट्स शेयर टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, देन इट इज अ केस ऑफ, फास्ट बताएंगे, ए या बी? ए या बी, है ना। बस इसलिए मैंने यहां पे हिंदी में लिखने को बोला था, यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेटा सीए स्टूडेंट्स की यही है, जो बताते हैं वो सुनेंगे ही नहीं कभी, है ना। हाँ, तो हमारा कैसे मालूम है क्या, कुछ स्टूडेंट्स का, सर क्वेश्चन तुम्हारा आंसर हमारा, सर क्वेश्चन आप जो भी पूछोंगे आंसर हम हमारा ही दिमाग लगा के लगाएंगे, है ना। वही हमको जो समझता वही उतना ही लिखेंगे, हम अलग से दिमाग नहीं लगाएंगे, ऐसा है, समझ रहे हो। तो जब यहां पे मैंने बोला कि 50% से ज्यादा हुआ तो डाइवेस्टमेंट, यहां पे 50% से ज्यादा है क्या, नहीं, एग्जैक्ट 50% है, तो आंसर क्या होगा, डाइवेस्टमेंट हो ही नहीं सकता ना बेटा। तो भी बच्चे ए बोल रहे हैं चैट बॉक्स में, तो भी कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, आंसर क्या होगा इसका, बी होगा आंसर। समझ रहे हो बात, फर्क समझ में आ रहा है अभी? 50% या उससे कम, 50% या उससे कम रहा तो डिसइन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा बेचा तो डाइवेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? तो सेलिंग मेजॉरिटी स्टेक बोला तो डाइवेस्टमेंट, सेलिंग अ पोर्शन बोला तो डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बात समझ में आ गई? जल्दी से, क्या बात समझ में आ गई है? वेरी गुड। चलो अगली बात, नेक्स्ट अगला आता है बेटा डेलीगेशन। अब बोलते हैं डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन में क्या होता है
कि यहाँ पे हम ज्यादा कोई ओनरशिप वगैरह बेचते हैं, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, ऐसा नहीं होता है। बोलते डेलीगेशन वाले पॉइंट लिख लो पहले, डेलीगेशन, हाँ चलो लिख लो पहले फिर समझाता हूँ। चलिए डेलीगेशन, डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब अपने काम को किसी को सौंप देना। डेलीगेशन मतलब अपने काम को किसी को सौंप देना। तो डेलीगेशन में क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी अपना ओनरशिप सेल नहीं कर रही एक्चुअली, पर यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट कंपनी का कुछ ऐसा काम है, जैसे समझो कि कंपनी में हजारों काम है, तो उसमें से कुछ कामों को हमने सौंप दिया प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कि भैया ये वाला जो काम है ना, अब ये तुम देखते बैठना, ऐसा है ना। तो इसमें क्या लिखा रहता है कि गवर्नमेंट कीप्स होल्ड, गवर्नमेंट कीप्स होल्ड, या देखो यहां पे पढ़ा देता हूं फिर लिखवा देता हूं। देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैंडल्स फुल्ली और पार्टली द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कि हमने यहाँ पे क्या किया बताइए, डेलीगेशन के केस में गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ता नहीं है, गवर्नमेंट अभी भी ओनर है कंपनी का डेलीगेशन में, पर उसमें क्या है कुछ ऐसे काम है जो गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सौंप देते हैं कि भैया ये वाला काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अब प्राइवेट पार्टीज तुम ही करना। पहले हम करते थे वो खुद से, पर अब हमको हमारे पास और भी बहुत काम है, हमको थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो हमारे कुछ काम जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर कर देंगे कि हमारे बिहाफ पे आप ये चीजें कर लो, ऐसा, ठीक है ना। तो ये कैसे हो सकता है, बोलते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइज या ग्रांट्स के थ्रू हो सकता है। तो इसमें क्या होता है डेलीगेशन में, जैसे कि मैं रेलवेज का एग्जांपल देता हूं, रेलवेज में जो साफ सफाई का काम है ना, आजकल आप जब भी जाते होंगे रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा साफ सफाई आपको दिखती है ना। तो अब क्या हुआ है कि साफ सफाई का जो काम है ना वो आउटसोर्स कर दिया है किसको, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो अब देखभाल करता है पूरी साफ सफाई की, समझ लो। तो गवर्नमेंट इसमें क्या होता है डेलीगेशन में, गवर्नमेंट जो है ओनरशिप का पार्ट कुछ सेल नहीं कर रहा है, लेकिन जो काम गवर्नमेंट पहले खुद करता था उसमें से कुछ काम प्राइवेट पार्टीज को सौंप दिए कि भैया अब आप ये वाला काम संभाल लो, ऐसा, समझ पा रहे हो। तो लिखेंगे गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैंडल्स फुल्ली और पार्टली द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, है ना। सो प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर करने से रिलेटेड जो काम है, या तो फुल्ली या कुछ कुछ काम प्राइवेट एंटरप्राइजेस को हम क्या कर देंगे, सौंप देंगे, बस। क्या है इतना, डेलीगेशन, है ना। चलिए तो ध्यान लिखेंगे जल्दी से, गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अभी भी गवर्नमेंट ही मेजर ओनर है, ठीक है ना। हाँ बट क्या बताइए, बट प्राइवेट एंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल फुल्ली और पार्टली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। क्या बात समझ में आ गई, क्या बोल रहा हूं बताइए फास्ट जल्दी से। डन डनाडन, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ अपने कुछ कामों को आउटसोर्स कर देना। तो पहले गवर्नमेंट खुद सारा काम कर रही थी कंपनी में, पर अब कुछ काम को आउटसोर्स कर दिया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि यार अब तुम कुछ कामों को यार तुम अब देखते बैठो, उसका जो भी पैसा होगा हम आपको देंगे, फोकट में थोड़ी ना है, जो भी पैसा लगेगा हम आपको देंगे ना उसके लिए, ऐसा, ठीक है ना। चलो बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखेंगे। तो ये क्या है, डेलीगेशन। बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगला, अगली बात देखेंगे जल्दी से, नेक्स्ट डिसप्लेसमेंट, है ना, डिसप्लेसमेंट, ठीक है। अब डिसप्लेसमेंट क्या है, अगेन यहां पे भी क्या है ना, डिसप्लेसमेंट में भी गवर्नमेंट अपने कंपनी के कुछ ओनरशिप को सेल नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी एक टाइप का प्राइवेटाइजेशन। अब कैसे है वो समझना जरूरी है। डिसप्लेसमेंट, पहले इतना आपने लिख लिया कि पहले फास्ट मुझे बताइए, इतना लिख लिया तो फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, जल्दी बताइए। यस, इतना लिख लिया तो बताइए, मैं मिटाता हूं फिर इसको जल्दी। चलिए ठीक है, अब बच्चे पीछे करके देख लेंगे, आ जाइए। अब बढ़ते आगे। हाँ तो डिसप्लेसमेंट की बात कर रहा था। क्या होता है कि समझो ये पहले मार्केट था, ठीक है, ये मार्केट है समझो टेलीकॉम मार्केट का। कौन सा मार्केट है,
टेलीकॉम मार्केट। कल मैंने आपको समझाया था कि गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने के पहले, है ना, एलपीजी आने के पहले गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज में रुमाल रखा था कि ये इंडस्ट्रीज में तो हम ही काम करेंगे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अलाउड नहीं है। उसमें से एक सेक्टर था टेलीकॉम सेक्टर, है ना। चलिए सर एक बार बताइए, चलो देखो जल्दी से, ये देखो बोला था ना कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी पहले विच वर रिजर्व सोनली फॉर पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट के लिए, विच यूज टू कवर 18 इंडस्ट्री। ये देखो टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम इक्विपमेंट। तो ये टेलीकॉम जो है ना वो टेलीकम्युनिकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये टेलीकॉम कंपनीज हैं, समझ रहे हो। तो पहले ये एलपीजी होने के पहले जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में था पूरा टेलीकॉम सेक्टर। सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनीज ही को ही अलाउड था टेलीकॉम सेक्टर में काम करना। इसलिए पहले के जमाने में बीएसएनएल, एमटीएनएल चलता था। क्या चलता था? बीएसएनएल, एमटीएनएल। तो पहले, है ना, बिफोर, मैं लिख रहा हूं यहां पे बिफोर एलपीजी, है ना, बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्या था? पूरा टेलीकॉम मार्केट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, समझ रहे हो, है ना। प्राइवेट सेक्टर पे रिस्ट्रिक्शन था कि तुम चाह के भी टेलीकॉम सेक्टर में अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकते, समझ रहे बात। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, फास्ट क्या आएगा? तो यहाँ पे पहले बीएसएनएल एंड एमटीएनएल, है ना, तो ये दोनों क्या थी? टेलीकॉम कंपनीज थी, है ना। आप ऑनलाइन देख सकते हैं फुल फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो बीएसएनएल एंड एमटीएनएल, यही वाली दो क्या थी? टेलीकॉम कंपनीज थी, मेजर टेलीकॉम कंपनीज थी इंडिया में, और गवर्नमेंट की है, दोनों कंपनीज गवर्नमेंट की थी, है ना। तो पहले क्या था कि पूरा 100% मार्केट शेयर, पूरा 100% मार्केट शेयर जो है किसके हाथ कंट्रोल में था? गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। जितने भी कस्टमर्स थे, अगर आपको क्या कॉलिंग सर्विस वगैरह कुछ भी चाहिए तो इनके पास से ही लेना पड़ेगा। 100% मार्केट शेयर गवर्नमेंट का था। लेकिन एलपीजी के बाद, है ना, आफ्टर एलपीजी, है ना, एलपीजी होने के वजह से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होने के वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे काम नहीं कर सकता, वो रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। गवर्नमेंट ने जो रुमाल रखा था वो रुमाल को हटा दिया। अब बोला कि प्राइवेट सेक्टर तुम भी आगे कर सकते। तो आफ्टर एलपीजी क्या हुआ? अब यही टेलीकॉम मार्केट में कंपनीज आना चालू हुई। इसलिए मैंने बीसी के चैप्टर 3 में जब आपको पढ़ाया था, एयरटेल का इनकॉर्पोरेशन ईयर क्या है? एयरटेल का इनकॉर्पोरेशन ईयर था 1995, समझ रहे हो, एलपीजी होने के बाद, है ना। तो अब पहले सिर्फ बीएसएनएल और एमटीएनएल था इस मार्केट में, पर अब एयरटेल भी आ गया, समझ रहे हो। तो अब क्या होगा कि पहले 100% मार्केट शेयर गवर्नमेंट का ही था, पर ये रिस्ट्रिक्शन हटाने के वजह से, रिस्ट्रिक्शंस को कम करने के वजह से, रेगुलेशंस को हटाने की वजह से, इसको बोलते हैं डीरेगुलेशन करना। रेगुलेशंस को हटाने की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस को कम करने की वजह से अब प्राइवेट सेक्टर भी इनको अलाउ कर दिया बिजनेस करना यहाँ पे। तो प्राइवेट सेक्टर ने आके गवर्नमेंट सेक्टर के मार्केट को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब अब जब एयरटेल मार्केट में आ जाएगा तो अब पूरा 100% मार्केट शेयर इनका थोड़ी बचेगा। अब एग्जाम्पल के लिए समझो, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 60% मार्केट शेयर इनका बचा और इसके आने से 40% मार्केट शेयर पे कब्जा एयरटेल ने कर लिया। मतलब कि डीरेगुलेशन करने के वजह से, रिस्ट्रिक्शंस को कम करने की वजह से अब प्राइवेट सेक्टर को भी मौका मिल गया बिजनेस करने का, और इनके इस सेक्टर में आने से गवर्नमेंट का जो मार्केट शेयर था वो डिस्प्लेस हो गया और उसके बदले एयरटेल ने अब कुछ मार्केट शेयर खुद खा लिया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं क्या बताइए? डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हो बात? अब ध्यान दीजिए, आइए वापस है इसको पढ़ते एक बार, चिल्टू बात है, कुछ दम नहीं है, ध्यान देंगे। चलिए, तो बोलते हैं द प्राइवेट एंटरप्राइजेस एक्सपांड्स एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेसेस द गवर्नमेंट एंटिटी। बोलते हैं डीरेगुलेशन फैसिलिटेट्स प्राइवेटाइजेशन। डीरेगुलेशन करने की वजह से ये एक टाइप का प्राइवेटाइजेशन है। ये प्राइवेटाइजेशन सर कैसे हुआ? बेटा, मार्केट के जो पूरे मार्केट में जो पूरा 100% प्रॉफिट था, जो भी रेवेन्यू कमा सकता था, पूरा गवर्नमेंट कमा सकता था,
अभी आप ऐसा समझिए, डीरेगुलेशन करने की वजह से अब मार्केट का पूरा 100% पैसा गवर्नमेंट अकेला नहीं कमा रहा है, बाकी लोगों को भी अब मौका मिल रहा कमाने का, ऐसा सोचो। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस केस में एक्चुअल में गवर्नमेंट ने अपनी कोई कंपनी बेची नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को आने दिया ना, जिसके वजह से प्राइवेट सेक्टर के आने से गवर्नमेंट का कुछ मार्केट शेयर डिस्प्लेस हो जाएगा, और गवर्नमेंट पहले जितना कमा सकता था उतना नहीं कमा पाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट अब अलाउ कर रहा है अपने प्रॉफिट्स को शेयर होने में, पहले पूरा खुद रखता था वो मार्केट का, पर अब डीरेगुलेशन करने से प्राइवेट सेक्टर भी अब कुछ कमा पा रहा है उस सेक्टर से, ऐसा सोचना है इसके लिए। समझ रहे? चलो आइए वापस। सो डीरेगुलेशन फैसिलिटेट्स प्राइवेटाइजेशन इफ इट अनेबल्स प्राइवेट सेक्टर टू चैलेंज अ गवर्नमेंट मोनोपोली। एग्जाम्पल दिया है, जैसे बीएसएनएल एमटीएनएल की मोनोपोली थी पहले, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में और कोई अलाउड ही नहीं था, पर धीरे धीरे उसको डिस्प्लेस किया प्राइवेट सेक्टर ने जब एलपीजी आया उसके बाद। बस इस पे और एक एमसीक्यू आता है, जैसा टेलीकॉम सेक्टर में बेटा था, है ना, वैसे ही एविएशन सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने रुमाल रखा हुआ था। चेक करेंगे, जैसे टेलीकॉम में था ना रुमाल रखा था ना गवर्नमेंट ने, वैसे ही एविएशन सेक्टर में भी रुमाल रखा था। इसमें लिखा नहीं इन्होंने, है ना, यहां पे लिखा नहीं, कोई बात नहीं, यहां पे इंक्लूडिंग लिखा ना, इंक्लूडिंग मतलब और भी चीज हो सकती है, यहां पे 3-4 नाम दिए। तो एविएशन सेक्टर में भी क्या था, गवर्नमेंट का रिजर्वेशन था कि यहां पे हम ही करेंगे, पर एलपीजी के बाद वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन को हटाया और प्राइवेट सेक्टर को आने दिया। तो एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू सुनो क्या आता है, एमसीक्यू बोलेगा इंडिगो स्पाइस जेट, है, सुनो ध्यान से, इंडिगो स्पाइस जेट एंड विस्तारा एयरलाइंस ये इंडिया में बिजनेस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ, है ना, ये क्या, ये इंडिया में बिजनेस अभी कर पा रहे हैं एविएशन सेक्टर में बिकॉज ऑफ, इसमें बोलेगा ऑप्शन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। क्या बोलोगे? इसका आंसर है प्राइवेटाइजेशन। यही थोड़ा सा अनोखा एमसीक्यू है, प्राइवेटाइजेशन आंसर है, क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का केस है। ये सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनको लिबरलाइजेशन करने के बाद ये लोग जब आए मार्केट में, तो इन्होंने प्राइवेट जो गवर्नमेंट सेक्टर की मोनोपोली थी, जो गवर्नमेंट सेक्टर का पूरा मार्केट शेयर था, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और खुद की भी जगह बना ली मार्केट में। समझ रहे हो? अब यही बात है बेटा, यही डिफरेंस है हमारे क्लासेस में। आप समझ पा रहे हो? यही डिफरेंस है। अब ये आपको कोई नॉर्मल क्लास में भी नहीं बताता ये चीज, जो मैं अभी आपको फास्ट ट्रैक में बता रहा हूं। ठीक है ना? चलो बढ़ते आगे। हाँ यस, और ये हमारे बिल्कुल ये हमारे एमसीक्यू बुक में भी कवर्ड है, आपको दिखेगा एमसीक्यू बुक में, और उसका वो भी दिखेगा कहाँ कहाँ पे आया हुआ है। ठीक है ना? हाँ, बुक में ये नहीं लिखा है ये वाला एग्जाम्पल, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर में 2 बार इस पे एमसीक्यू आया है। एक बच्चा बोल भी रहा है सर मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 20 एंड मार्च 21। बेटा मेरे बुक में तो सभी है, आप वो ध्यान रखें। मेरे बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो इंस्टीट्यूट ने पूछा हो, पर मेरे बुक में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे बुक में सारी चीज कवर्ड है। ठीक है ना? चलो वेरी गुड, बढ़ते आगे। अगला हो गया खत्म, उतना ही प्राइवेटाइजेशन। वो 4 टाइप का याद रखेंगे, डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। बात खत्म, बढ़ते आगे। नेक्स्ट अगला देखेंगे ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि इंडिया में अब हम अलाउ करेंगे बाहर की कंपनीज को इंडिया में आके बिजनेस करना अलाउ करेंगे, और इंडिया की कंपनीज को भी बाहर जाने देंगे कि तुम बाहर पैसा इन्वेस्ट करो, बाहर भी बिजनेस करना तो करो। तो जब हम इंडिया में बाहर वाली कंपनीज, फॉरेन कंपनीज को जब हम अलाउ करते हैं इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना, तो जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में पैसा लगाते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस करने के लिए, उसे बोलते हैं एफडीआई करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है? क्या बोल रहा हूं? जब इंडिया में फॉर एग्जांपल यूएसए की कोई कंपनी इंडिया में पैसा लगा रही है, क्यों पैसा लगा रही है? बिजनेस करने के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो फिर हम उसे बोलेंगे कि हमारे इंडिया में पैसा आ रहा है, इसे बोलते हैं
इसे बोलते हैं इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि यहाँ पे टॉपिक का नाम है, इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, IFDI, ठीक है। और जो है ध्यान दीजिए, जब हम इंडिया से कोई कंपनी इंडिया के बाहर पैसा इन्वेस्ट करती है बिजनेस करने के लिए, तो इसे बोलते हैं, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस करने के लिए, इसे बोलते हैं OFDI, आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, बताइए क्या दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? जल्दी से, फास्ट, जल्दी से, यस, हाँ, बढ़े आगे, नेक्स्ट अगली बात। वेरी गुड सर, वेरी गुड, ठीक है ना। तो IFDI OFDI, पहले हम IFDI की ही चर्चा करेंगे इसमें, ग्लोबलाइजेशन में मेजरली। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है ना। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, हमने हमारी कंट्री को क्या बताइए, हमने हमारे कंट्री में अलाउ किया बाहर के कंपनीज को इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, कि तुम इंडिया में आओ, पैसा इन्वेस्ट करो, इंडिया में अपनी फैक्ट्री ओपन करो, इंडिया में प्रोडक्शन करो, इंडिया में अपने गुड्स बेचो, अलाउ कर रहे हैं हम, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही आता है बेटा FDI, ठीक है। तो जिसमें IFDI OFDI, ठीक है। और एक चीज होती है जिसे बोलते हैं FPI, और एक चीज होती है जिसे बोलते हैं FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि अगेन हमने जब USA से इंडिया में पैसा आ रहा है बिजनेस पर्पस के लिए तो FDI बोलेंगे, लेकिन जब USA से, जैसे ऐसी कोई ना स्टॉक मार्केट में USA की ऐसी कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज, हेज फंड कंपनीज होती है जो क्या करती है, देखो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती ना, लोगों से पैसा इकट्ठा करती, हजारों लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी और अपने पास करोड़ों रुपए जमा करेगी। अब वो करोड़ों रुपए जमा करने के लिए, वो करोड़ों रुपए जमा करके जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है ना, वो एक्सपर्ट्स को हायर करती है और बोलते देखो हमने ना इतने हजारों लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा किया है, अब ये पैसों को एक्सपर्ट्स, तुम्हें तो ज्यादा पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इन पैसों को अब तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो और जहां पे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है वैसी जगह पे पैसा लगाना। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड कंपनी चलती है। वापस से समझो, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सी कंपनी कब लगाना चाहिए पैसा, हमको आइडिया नहीं है समझो। तो मैं बोलूंगा एक काम करता हूँ ना, कोई कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीद लेता हूँ। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, हमने म्यूचुअल फंड खरीद लिया। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती, ऐसे ही हजारों लाखों लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, देन वो पैसे को मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, देन वो एक्सपर्ट उन पैसों को अपने नॉलेज के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग शेयर में। तो म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया में भी काफी सारी है, इंडिया के बाहर भी काफी सारी है, ठीक है, ओके। अब मैं बोल रहा हूं इंडिया के बाहर की कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, एग्जांपल के तौर पर समझिए ब्लैक रॉक। तो याद रखेंगे नाम, क्योंकि इस पे MCQ आया हुआ है। क्या नाम बोला मैंने, ब्लैक रॉक। क्या नाम बोला, ब्लैक रॉक। ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। समझो इसने, इस कंपनी ने क्या किया, इंडिया के स्टॉक मार्केट में, समझ में आ रहा है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब इंडिया के स्टॉक मार्केट में आके इंडियन कंपनीज के शेयर खरीदे, इंडिया के स्टॉक मार्केट में आके कुछ इंडियन कंपनीज के शेयर्स खरीदे। सर क्यों खरीदे, ये खरीदे बेटा स्पेक्यूलेशन करने के लिए, है ना, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी के लिए। सर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी मतलब कि ये लोग जब ये लोग पैसा लगा रहे स्टॉक मार्केट में, तो इनको बिजनेस करने का कोई वो नहीं है। जैसे कि FDI में क्या होता है कि USA की कंपनी इंडिया में पैसा लगाती है ना, इंडिया में अपने ब्रांचेस ओपन कर सकती है ना। जैसे कि वॉलमार्ट ने क्या किया, USA की कंपनी है वॉलमार्ट, उसने इंडिया में अपने ब्रांचेस ओपन किए, समझ रहे हो। तो इंडिया में पैसा क्यों लगाया, बिजनेस करने के लिए। तो FDI, जब हम इंडिया के स्टॉक, बाहर वाली कंपनी इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रही है, क्यों, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए बस। जैसे कि ब्लैक रॉक क्या करेगा, 100 रुपए का कोई शेयर खरीदेगा,
जैसे ही वो शेयर 120 का होगा ना तो तुरंत बेच के निकल जाएगा। मतलब कि जब हमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है तो वो थोड़े से समय के लिए ही इंडिया में रहता है वापस से। जब एफडीआई से पैसा आता है ना बेटा, जैसे वॉलमार्ट कंपनी ने इंडिया में अगर पैसा इन्वेस्ट किया, ब्रांचेस वगैरह ओपन की, तो इंडिया में जब जैसे पैसा आता है कैसे, एफडीआई के रास्ते से, तो वो पैसा इंडिया में लंबे समय के लिए रहता है। क्योंकि जब कोई अपना बिजनेस चालू करेगा तो रुकेगा ना, थोड़ा सा समय तो देगा बिजनेस को ग्रो होने में। तो जब एफडीआई से पैसा आता है ना तो लंबे समय के लिए इंडिया में रहता है। लेकिन जब एफपीआई वाला पैसा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा जब इंडिया में आता है ना तो ये स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए होता है। मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए ही ये किया जाता है इन्वेस्टमेंट। जैसे ही ये कंपनीज को अपना फायदा दिखेगा तुरंत क्या करेंगे, जो शेयर खरीदे थे तुरंत बेचेंगे और पैसा लेके वापस अपने वतन निकल जाएंगे। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूं? ऐसा तो बोलते हैं इसीलिए। हाँ बस यही तो प्रॉब्लम है राम सुतार जी, आप पूरा देखते नहीं वीडियो, यही तो प्रॉब्लम है बेटा। राजा आपने पिछले क्लासेस नहीं देखा ना, मैंने आपको क्या बोला था, ग्लोबलाइजेशन में हमने कंपनीज को अलाउ किया इंडिया में आने के लिए। पर ऐसा नहीं था कि 1991 के पहले कोई भी कंपनी नहीं आई। ऐसी बहुत सी कंपनीज थी फॉरेन की जो इंडिया में पहले भी आ गई थी। क्यों? क्योंकि इंडिया में सारी चीजें नहीं बन पाती थी, तो कुछ कुछ कंपनीज को पहले अलाउ किया था लेकिन सबको अलाउ नहीं करते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो काफी कम कर दिए, ज्यादा कंपनीज को अलाउ किया। तो ऐसा नहीं कि 1991 के पहले किसी को अलाउड ही नहीं था, एकदम कुछ कुछ कंपनीज को ही अलाउड था। ठीक है ना? चलिए ओके, ध्यान देंगे अभी इधर। अब इधर आइए, ठीक है, वेरी गुड, आ जाओ। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब एफडीआई से जब पैसा आता है तो लंबे समय के लिए इंडिया में रहता है। अब यूएसए वाला जब इंडिया में पैसा लेके आएगा तो वो अपना पैसा लेके आएगा जैसे कि डॉलर, वो अपना पैसा लेके आएगा जैसे कि डॉलर। मतलब कि एफडीआई करने से हमको इंडिया में डॉलर मिल रहे हैं, हमको इंडिया में डॉलर मिल रहे हैं। मतलब हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर गया था 1991 में, वो धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। इसलिए एफडीआई को अलाउ किया कि आओ आओ, बाहर की कंपनीज आओ इंडिया में, है ना, अपनी करेंसी लेके आओ। तो ये लोग जब अपनी करेंसी लेके आएंगे तो हमारे इंडिया में आएंगे, बोलेंगे अरे हम तो यूएसए से आए हैं, हमारे पास डॉलर पड़े हैं, ये डॉलर रख लो और आपके कंट्री की करेंसी दो ना हमको अब इंडियन रुपी होना इंडिया में बिजनेस करने के लिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो हमको डॉलर मिलते इससे और हमारी गवर्नमेंट फिर बोलती ठीक है ये लो, ये रुपए रखो डॉलर के बदले और जाओ 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 बिजनेस करो। तो एफडीआई करने से हमको मिलता है फॉरेन एक्सचेंज। फील आ रही है बातें? ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉलर मिलेंगे, दूसरी कंट्री से आएंगे तो अब दूसरी करेंसी भी मिलेंगी, है ना? ओके। वैसे ही एफपीआई करने से भी हमको डॉलर मिल रहे हैं। ये लोग भी जब आएंगे शेयर्स खरीदने तो ये भी बोलेंगे हमारे पास डॉलर है, आप रुपी दो, और रुपी जब हमको मिलेंगे डॉलर के बदले तो हम ले लेंगे शेयर्स। तो इनके वजह से भी फॉरेन करेंसी आएंगी, एफडीआई की वजह से भी फॉरेन करेंसी आएंगी। लेकिन एफडीआई की वजह से जब फॉरेन करेंसी आती है ना वो लंबे समय के लिए रहती है, और एफपीआई से जब आता है पैसा फॉरेन करेंसी वो लंबे समय के लिए नहीं रहता। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा ज्यादा प्रेफर करता है एफडीआई को। ऐसा एफपीआई को कोई मना ही नहीं है, लेकिन एफडीआई अगर आता ना तो गवर्नमेंट को ज्यादा खुशी होती, क्योंकि एफडीआई वाला पैसा ज्यादा लंबे समय के लिए इंडिया में रहता है, एफपीआई वाला उतने ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहता है। बस समझ लो। अब बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, एफडीआई का और बात करेंगे। चलिए बोलते हैं एफडीआई करने का, जैसे हाँ तो मैं ये बना रहा हूं, क्या है ये यूएसए है। यूएसए में कंपनी है बेटा वॉलमार्ट, ठीक है ना, हमने इसके बारे में बीसी के चैप्टर 3 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और ये है क्या, इंडिया। बोलते हैं कि जब हमारे कंट्री में बाहर से कोई आता है, बाहर के कंट्री से कोई कंपनी हमारे इंडिया में जब पैसा इन्वेस्ट करती है, किसके लिए बताओ, बिजनेस पर्पस के लिए, इसे बोलते हैं एफडीआई करना है सिंपल भाषा में। अच्छा
तो क्या कर सकता है एफडीआई? दो तरीके, वॉलमार्ट क्या कर सकता है? दो तरीके हैं। एक तो ऐसा तरीका है कि इंडिया की कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट, इसका मेजॉरिटी शेयर खरीद लो, इसका मेजॉरिटी शेयर आप खरीद लो। तो वॉलमार्ट ने ये किया, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% शेयर्स पहले खरीदे थे, फिर और 4% खरीद लिए वापस से। अगर वॉलमार्ट को इंडिया में बिजनेस करना है तो उसके पास एक रास्ता क्या है कि इंडिया की एग्जिस्टिंग कंपनी के मेजॉरिटी शेयर खरीद लो। अब फ्लिपकार्ट इंडिया में जब काम कर रहा है तो उसका मेजॉरिटी शेयर किसका है? वॉलमार्ट का ही है। मतलब फ्लिपकार्ट अगर कमाता है तो एक्चुअल में वॉलमार्ट ही कमा रहा है ज्यादातर, क्योंकि उसी की ओनरशिप सबसे ज्यादा अभी फ्लिपकार्ट में 81% के आसपास। समझ रहे हो? तो अगर किसी कंपनी को एफडीआई करना है तो एक रास्ता क्या है? इंडिया की एग्जिस्टिंग कंपनी में मेजॉरिटी शेयर खरीद लो। या दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है जो दूसरा, मतलब वॉलमार्ट ने ये रास्ता भी अपनाया और ये भी अपनाया। दूसरा रास्ता है कि भैया खुद का ब्रांच ओपन कर दो, मतलब खुद के स्टोर्स, खुद का डिपार्टमेंटल स्टोर भी चालू कर दो ना इंडिया में। तो वो भी क्या वॉलमार्ट ने, तो वॉलमार्ट ने अपने भी ऑफलाइन स्टोर्स चालू किए और फ्लिपकार्ट का भी मेजॉरिटी शेयर खरीद लिया। तो ये दो तरीकों से आप एफडीआई कर सकते हैं। अब आइए इधर, अब यहां पे देखो क्या लिखा है, इधर आइए पढ़ो। यहाँ पे बोलते हैं एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है? टू एन एंटरप्राइज इन अ नेशन बाय अनदर एंटरप्राइज लोकेटेड इन डिफरेंट नेशन। देखो, फ्लो ऑफ कैपिटल टू अ नेशन, मतलब इंडिया में पैसा आ रहा है कहां से? बाय अनदर एंटरप्राइज लोकेटेड इन डिफरेंट नेशन। तो इंडिया में पैसा आ रहा है वॉलमार्ट से जो यूएसए में स्थित है। कैसे? मतलब पैसा जब डालेगा तो किस रास्ते से? तो बोलते हैं बाय कैप्चरिंग मेजॉरिटी स्टेक इन ओनरशिप। या तो इंडिया में किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक खरीद लो, या तो फिर खुद के ही ऑपरेशंस को एक्सपांड करो अपनी ब्रांचेस ओपन करके। ये होता है एफडीआई। समझ में आ गया? तो जो एक बुक में लिखा है एग्जैक्ट डेफिनेशन समझा दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऐसे आपको क्या इंट्रोडक्शन का पार्ट दिया है। बोलते हैं कि बहुत बार हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमको पैसा लगेगा। अब डोमेस्टिक सोर्सेस से उतना पैसा नहीं मिल पा रहा था कंपनी को, तो जब हम फॉरेन के लोगों को भी अलाउ करेंगे ना इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने से, तो इंडिया की कंपनी को डोमेस्टिक सोर्सेस से तो पैसा मिलेगा ही, फॉरेन से भी जब पैसा मिलेगा ना, इससे ही हमारे कंट्री की ग्रो होगी, इससे हमारे कंट्री और ग्रो हो पाएंगे ना। समझो, अगर आपके घर में आप अपने ही पैसों को यूज कर करके बिजनेस करोगे तो एक लिमिट तक ग्रोथ होगी, पर अगर आप आपके घर में आपका खुद का भी पैसा लगा रहे बिजनेस में और बैंक से लोन लेके भी वो भी पैसा बिजनेस में लगा रहे हो, जब बाहर से पैसा आता है नहीं अपने बिजनेस में, उससे ही बिजनेस और ग्रो कर सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। समझ पा रहे हो? लॉजिक समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे डोमेस्टिक सोर्सेस का पैसा इनएडिक्वेट होता है ना, पूरता नहीं उतना, तो इसलिए फॉरेन से भी जब पैसा और आता है ना हमारे इंडिया के बिजनेसेस में, तो और ग्रोथ बढ़ती है इंडिया में, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है ना। सो कैपिटल सोर्स फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेस रिमेन इनएडिक्वेट फॉर पर्पस ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। फॉरेन कैपिटल इज सीन एज अ हार्बिंगर ऑफ ग्रोथ। मतलब फॉरेन कैपिटल से हमारे कंट्री की ग्रोथ बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है, काफी ज्यादा बढ़ती है ना। ऐसा बोलते हैं जनरली इंडिया को बहुत ही लुक्रेटिव, बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस माना जाता है एफडीआई करने के लिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, कोई भी प्रोडक्ट लेके आओ बिकता बिकता, कितनी बढ़िया बात है ना। तो इसका चूंकि बहुत ही ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट है, तो लोगों को एलपीजी के बाद लोग काफी सारी फॉरेन कंपनीज क्या बताइए अट्रैक्ट हो रही थी इंडिया से कि हम यहाँ पे आके भी बिजनेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग ही इतने ज्यादा है, तो हमारे प्रोडक्ट्स काफी बिक सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो बोलते हैं कि अगर, हाँ क्या बोल रहे हैं आगे, और क्या काम का है, हाँ और क्या होगा, फॉरेन फंडिंग इन अ गुड सेंस क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज डिमांड। बोलते हैं जब फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आएंगी ना प्रोडक्शन करने, इंडिया में अपने गुड सर्विसेज बेचेंगे, तो इंडिया के ही लोगों को और जॉब्स मिलेंगी ना। फॉरेन की कंपनी इंडिया में जब फैक्ट्री ओपन करेंगी तो इंडिया के लोगों को जॉब देंगी वहां पे, तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा।
लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग और चीजें खरीदेंगे तो और डिमांड बढ़ेगी कंट्री की। तो बस वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। हाँ, बोलते हैं फॉर अ स्टेडी फ्लो ऑफ फंड्स इन इंडिया लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बोलते हैं अगर आप चाहते हैं ना कि बाहर की कंपनीज इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर दी जाए, तो इसके लिए आपको इंडिया में लिबरलाइजेशन करना भी जरूरी है। मतलब अगर इंडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज होंगे, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगे बिजनेस करने में, तो बाहर की कंपनी बोलेंगी नहीं यार मजा नहीं आ रहा, ये इंडिया में मत लगाओ पैसा, ऐसा लगेगा। अगर इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है ना, बिजनेस करने में गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस कम रखे हैं, तो बाहर की कंपनीज को और इच्छा होंगी, अरे वाह इंडिया में तो कम रिस्ट्रिक्शंस है, चलो लगाओ पैसा लगाओ। और तो लिबरलाइजेशन जब हम करते हैं तो उसके वजह से और एफडीआई बढ़ता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। बढ़े आगे नेक्स्ट अगली बात। हाँ, यहां पे ये एमसीक्यू आता है, परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर। एमसीक्यू आता है, याद रखेंगे, परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। इसका मतलब क्या है समझिए, है ना। परमिशन फॉर एफडीआई, परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहली बात तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा एमसीक्यू आता है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। बोलते हैं हर सेक्टर में यूनिफॉर्म परमिशन नहीं है एफडीआई की। मतलब कि बोलते हैं कुछ सेक्टर्स में ना 100% एफडीआई अलाउ किया है गवर्नमेंट ने। मतलब बोला है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बिजनेस ओपन करना है तो फॉरेन वालों का जो पैसा है, फॉरेन वाले अगर इस कंपनी में 100% ओनरशिप भी होंगी ना तो भी चलेगा, 100% ओनरशिप रही ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इसमें हम 49% एफडीआई ही अलाउ करेंगे। अब कौन से सेक्टर में क्या है वो जानने की जरूरत नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि किसी सेक्टर में बिजनेस करना है तो 49% एफडीआई ही अलाउड है, इसका मतलब क्या है कि फॉरेन, अगर आपको इस सेक्टर में कोई कंपनी ओपन करनी है तो इंडिया वालों का पैसा होना कितना, 51%, और 49% तक ही फॉरेनर का पैसा चलेगा। समझ रहे हो, किसी सेक्टर में 26% का एफडीआई अलाउड है। मतलब क्या कि उस सेक्टर में अगर कंपनी चालू करनी है तो 26% तक फॉरेन वालों का पैसा चलेगा, बाकी का पैसा इंडियंस का होना चाहिए, ऐसा। तो अलग अलग सेक्टर में गवर्नमेंट ने ये अलग अलग लिमिट्स दी है कि किसी सेक्टर में पूरा पैसा फॉरेनर का चलता है, किसी सेक्टर में सिर्फ 26% तक चलेगा, किसी में 51% तक, किसी में 49% तक, ऐसा। सो परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। ये क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बात समझ में आ गई, बात है ना, क्या बात समझ में आ गई बेटा, बताइए फास्ट जल्दी से। वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब बोलते हैं अगर इंडिया में अगर आपको एफडीआई करना है तो उसके दो रूट्स हैं, दो रास्ते हैं, है ना। अच्छा कैसे, तो देखो बोलते हैं देयर आर टू रूट्स। अच्छा, देयर आर टू रूट्स फॉर एफडीआई इन इंडिया। अब मजे की बात है, इंस्टीट्यूट ने ये आपके बुक में लिखा नहीं है पर इसमें एमसीक्यू आता है ना, तो ये लाइन थोड़ा सा अलग से लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। बोलते हैं इंडिया में अगर एफडीआई करना है तो उसके दो रास्ते हैं, एक है गवर्नमेंट रूट, एक है ऑटोमेटिक रूट। मतलब लिखा है पर थोड़ा सा गुचुड़ बुचुड़ तरीके से लिखा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही एक साथ लिखे, ठीक है। हाँ, तो इंडिया में एफडीआई करने उसके दो रास्ते हैं, एक होता है गवर्नमेंट रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। बोलते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पे गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपको इस सेक्टर में बिजनेस करने आना है ना, फॉरेनर, अगर तुमको एक पर्टिकुलर सेक्टर में बिजनेस करने आना है तो पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, वो होता है गवर्नमेंट रूट। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अगर एफडीआई करना होगा किसी को तो पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी है, वो होता है गवर्नमेंट रूट से एफडीआई करना। कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं
जहां पे गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंडिया में एफडीआई कर सकते हैं, वो होता है ऑटोमेटिक रूट। वापस से, सो इंडिया में एफडीआई करने के दो रास्ते हैं, एक है गवर्नमेंट रूट, एक है ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट मतलब जहां पे एफडीआई करने के पहले गवर्नमेंट से, इंडिया के गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक रूट मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। आगे बोलता है जब आपको कोई अप्रूवल नहीं मिलता ऑटोमेटिक रूट से, है ना। अब यहां पे एक्चुअली इनको लिखना चाहिए था कि जब आपको गवर्नमेंट रूट से कोई अप्रूवल नहीं मिलता, हम गए थे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने लेकिन नहीं मिल पा रहा था, तो अब क्या करें, तो अब है ना, मतलब समझो हमारे लिए एफडीआई करने के सारे रास्ते बंद है। गवर्नमेंट रूट से भी हम एफडीआई नहीं कर पा रहे हैं, ऑटोमेटिक रूट से भी एफडीआई आकर समझो हम नहीं कर पा रहे हैं अगर इंडिया में, तो फिर क्या करें, तो फिर हम जा सकते हैं परमिशन लेने, किसकी, FIFP, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। ये नया पॉइंट है, एमसीक्यू आ सकता है। पहले इसका नाम FIPB हुआ करता था, ये पहले FIPB हुआ करता था, पर अब FIPB को बंद करके बनाया है FIFP। याद रखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। वापस से, इंडिया में एफडीआई करने के दो रास्ते हैं, गवर्नमेंट रूट, ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट, ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट रूट, ऑटोमेटिक रूट। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही एफडीआई कर सकते हैं, मतलब कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने बोला कि अगर इसमें एफडीआई करना है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी तो ही अलाउ करेंगे एफडीआई। कुछ सेक्टर्स में आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां आप ऑटोमेटिक रूट से जा सकते हैं इंडिया में एफडीआई करने, ठीक है, ओके। अब अगर आप ये दोनों से आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा, मतलब आपके पास एफडीआई करने का रास्ता दोनों जगह से बंद है, गवर्नमेंट रूट से भी नहीं हो पा रहा है, ऑटोमेटिक रूट से भी नहीं हो पा रहा है एफडीआई करना, व्हेन देयर इज नो अप्रूवल, है ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप फाइनली परमिशन लेने जा सकते हो FIFP के पास, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। अगर इन्होंने अलाउ किया तो ही फिर कर पाओगे एफडीआई, अगर इन्होंने भी मना कर दिया तो फिर एफडीआई नहीं कर पाओगे। चलो आगे बढ़ेंगे, अगली बात। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो बात है ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, वो है ये तो ये है ग्लोबलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे प्राइवेटाइजेशन में मैंने बताया था ना आपको टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, वैसे ग्लोबलाइजेशन में ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पे गवर्नमेंट रूट भी नहीं, ऑटोमेटिक रूट भी नहीं, FIFP भी नहीं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एफडीआई अलाउ ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो, हम इन सेक्टर्स में एफडीआई करने देंगे नहीं। वो है ये वाली लिस्ट, समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट बोलता है कि ना तो गवर्नमेंट रूट, ना तो ऑटोमेटिक रूट, ना तो FIFP, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पे एफडीआई कर ही नहीं सकते इंडिया में। वो कौन से सेक्टर्स हैं, वो ये सेक्टर है जिसपे MCQ भी आता है, ध्यान देंगे। तो बोलते हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एफडीआई इज प्रोहिबिटेड अंडर गवर्नमेंट एज वेल एज ऑटोमेटिक रूट, है ना। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है, मतलब नॉट अलाउड, है ना, प्रोहिबिटेड मतलब नॉट अलाउड, ठीक है। चलो पहला है एटॉमिक एनर्जी। बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी के बिजनेस में एफडीआई अलाउड नहीं। एटॉमिक एनर्जी से क्या होता है, बॉम्ब वगैरह बना सकते, एटॉमिक बॉम्ब। अब इंडिया के बाहर की कंट्री को, इंडिया के बाहर के जो कंट्री है वहां से कंपनी को इंडिया में आने देंगे, एटॉमिक एनर्जी है ना, बम वम बनाने के लिए, ये तो हमारे नेशनल, है ना, हमारे लिए क्या बताएं, नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न हो जाएगा, हमारी दिक्कत की बात हो जाएंगी। तो बोले नहीं भैया, एटॉमिक एनर्जी का काम अगर करना है तो इंडिया में आके आप एफडीआई नहीं कर सकते, आपको अपने देश में जो करना है करो, हमारे यहाँ पे आके ये सब हरकतें करना नहीं, समझ लो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगला है लॉटरी बिजनेस, है ना, लॉटरी बिजनेस। अब लॉटरी बिजनेस में कैसा है बेटा, लॉटरी में क्या होता है ना, ये लॉटरी बिजनेस से ऐसा होता है ना कि जिसमें लॉस होने के चांसेस ही कम होते हैं, है ना। लॉटरी वाला क्या करता है, देखो लॉटरी वाला ना बहुत बढ़िया दिमाग लगाते हैं वो लोग। वो क्या करते हैं ना लॉटरी वाले,
लॉटरी वाले क्या करेंगे, 10 लोगों से 500 रुपए की टिकट, है ना, बेचेंगे। बोले 10 लोगों को 500 की टिकट बेचेंगे तो खुद कमा लिए 5,000 रुपए, और जो इनाम होगा, वो इनाम होगा 3,000 का, तो एक व्यक्ति को 3,000 मिलेंगे। समझ रहे हो? मतलब लॉटरी वाले जब लिखते ना ऐसा कि इस टिकट को खरीद के 10,000 मिलेंगे, है ना, 1,00,000 रुपए मिलेंगे, तो एक्चुअल में उनको बहुत ज्यादा मिल के रहते हैं पहले ही पैसे। मतलब लॉटरी में जनरली बिजनेस मतलब लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, पहली बात, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 10 लोगों से 500 रुपए लिए तो 5,000 रुपए तो खुद को मिल गए, अब बांटेंगे 3,000 ही, तो 2,000 का तो प्रॉफिट ही हो गया, तो बैठे बैठे कमाई है, ऐसा काम है। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कि लॉस होगा नहीं, टिकट बिकनी भी चाहिए, पहले 10 टिकट बिकेंगे तो ही फिर आपको प्रॉफिट होगा ना, ठीक है। तो क्या है इसमें जो है लॉस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, करेक्ट। तो बोलते हैं यार ऐसा बिजनेस है, इसमें हम बाहर वालों को क्यों आने दें, हम इंडिया वाले ये हरकतें करेंगे और हम ही पैसा कमाएंगे, तो बाहर वालों को काय को चांस दें, ठीक है। तो लॉटरी में बोलते हैं क्या, उसमें भी एफडी अलाउड नहीं। और एक चीज, इसमें फ्रॉड भी काफी होते हैं, तो अभी किसी ने लॉटरी का क्या बताया, टिकट बेच दी, खरीद ली 500 रुपए की टिकट, और बोले कल न्यूज़पेपर में चेक करना, है ना, नंबर आएंगे और चेक करना, मालूम पड़ा कल न्यूज़पेपर में कोई नंबर आए ही नहीं है। तो इसमें फ्रॉड्स भी काफी ज्यादा होते हैं। तो बोलते हैं हम इंडिया में जब कोई फ्रॉड करता है तो इंडिया वाले को पकड़ नहीं पाते हैं, फॉरेन से जब कंपनी आएंगी और इंडिया में फ्रॉड करेंगी उसको कहां पकड़ेंगे। तो एक काम करो ना भाई, इसमें अलाउड ही मत रखो, समझ रहे हो बात, नॉट अलाउड। अब ध्यान देंगे आगे, नेक्स्ट अगला देखेंगे अगली बात, अगला देखेंगे, देखो जल्दी से, गैम्बलिंग एंड बेटिंग। ये तो वैसे भी इलीगल है, गैम्बलिंग बेटिंग करना इलीगल है, हम इंडिया में इंडियंस को अलाउ नहीं करते, तो बाहर वालों को काय को अलाउ करेंगे। तो गैम्बलिंग बेटिंग वैसे भी, सट्टेबाजी वैसे भी क्या है, अलाउड है, इलीगल है इंडिया में, तो उसमें एफडी अलाउड नहीं है फिर, ठीक है। आगे फिर आता है बिजनेस ऑफ चिट फंड, है ना। तो चिट फंड मतलब क्या, आपने देखा होगा हाँ, फिर हेरा फेरी, है ना। तो लक्ष्मी चिट फंड, 25 दिन में पैसा डबल, है कि नहीं। हाँ, क्या 25 दिन में पैसा डबल, सुना है कि नहीं आपने, लक्ष्मी चिट फंड। तो क्या हुआ था उसमें बताओ, अगेन वही चीज है, चिट फंड वाले क्या करते हैं, पहले तुमसे कुछ पैसा लेंगे, बोलेंगे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपको हम पैसा बढ़ा के देंगे, ऐसा, ठीक है ना। तो इसमें भी फ्रॉड्स वगैरह काफी ज्यादा होते हैं। इंडिया में जब फ्रॉड होते हैं हम इंडियंस को पकड़ नहीं पा रहे, फॉरेन की कंपनी को आने देंगे इंडिया में, हैं, और उनको बोलेंगे तुम चिट फंड का करो, अरे भैया चूना लगा के चले गए तो फिर क्या करेंगे, हम सब इंडियंस के पैसे डूब जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, चिट फंड के बिजनेस में भी एफडीआई करना अलाउड नहीं है। आगे फिर आता है निधि कंपनी। तो निधि कंपनी भी क्या है बताइए, ये कंपनीज एक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है निधि कंपनी का। तो निधि कंपनी जो है ना, हाँ, निधि कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है निधि कंपनी का। तो निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता था कि लोग क्या करें, लोगों के अंदर, है ना, थ्रिफ्ट की आदत डलवाना चाहते थे हम। थ्रिफ्ट का मतलब होता है स्मॉल सेविंग्स, कि चाहे मतलब गवर्नमेंट चाहता था कि इंडिया के जो लोग हैं वो क्या करें, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा सेव करें। तो निधि कंपनी भी चिट फंड के तरह ही काम करता है। निधि कंपनी में क्या, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने में आप ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं, देन आपको वहां से लोन्स या कुछ इंटरेस्ट के साथ आपको वो पैसा वापस मिलता है कुछ समय बाद। अगेन इसमें फ्रॉड्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो बोला कि भैया एक काम करो, निधि कंपनी जो है इंडिया वाले ही बना पाएंगे, फॉरेन वाले इंडिया में आके उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, है ना। मतलब फॉरेन वाले इंडिया में आके अपनी निधि कंपनी चालू नहीं कर सकता, ऐसा। तो इसमें एफडीआई अलाउड नहीं है, समझ लो। आगे नेक्स्ट अगला आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन अब आगे देखो क्या लिखा है, अब देखो ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट, अब इंपॉर्टेंट बात चालू हो रही है, प्लीज ध्यान दीजिए। तो बोल रहे हैं, हाँ अब देखिए, बोलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एफडीआई नॉट अलाउड एक्सक्लूडिंग है, एफडीआई प्रोहिबिटेड, मतलब एफडीआई अलाउड नहीं है, एक्सक्लूडिंग, एफडीआई अलाउड नहीं है एक्सक्लूडिंग। मतलब मैंने बोला कि कल जो है, हाँ, कल मैं कोई भी क्लास नहीं लूंगा,
एक्सक्लूडिंग सीए फाउंडेशन वालों की क्लास लूंगा। मतलब कल मैं कोई भी क्लास नहीं लूंगा एक्सक्लूडिंग सीए फाउंडेशन वालों की, मतलब कि सीए फाउंडेशन वालों की क्लास लूंगा। वापस से मैंने बोला कि कल मैं कोई भी क्लास नहीं लूंगा एक्सक्लूडिंग सीए फाउंडेशन वालों की क्लास, मतलब सीए फाउंडेशन की लूंगा क्लास, ऐसा। तो हम एफडीआई नहीं कर सकते एक्सक्लूडिंग इधर कर सकते हैं, समझ रहे हो? मतलब कि यहां पे ध्यान दीजिए, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा ना, ब्लू कलर से, वहां पे अलाउड नहीं है एफडीआई, लेकिन जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है यहां पे एफडीआई अलाउड है। सो फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर, तो फिशेस से रिलेटेड जो होता है, फ्लावर के कल्टीवेशन से जो रिलेटेड होता है, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सीड्स का डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर जो फिशेस वाला होता है, एंड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, मशरूम्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ये करना, मतलब ये सेक्टर में एफडीआई करना अलाउड है। मतलब अगर क्वेश्चन में बोला कि एग्रीकल्चर में एफडीआई अलाउड है, नहीं, एग्रीकल्चर में एफडीआई अलाउड नहीं है। पर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि क्या एनिमल हस्बेंड्री में अलाउड है एफडीआई, हाँ एनिमल हस्बेंड्री में अलाउड है। फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाँ उसमें अलाउड है। लेकिन अगर सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लिखा तो नॉट अलाउड, समझा? वैसे ही बोल रहा है कि प्लांटेशन एक्टिविटी इसमें अलाउड नहीं है, प्लांटेशन में एफडी अलाउड नहीं है, अदर देन, है ना, अदर देन टी प्लांटेशन। मतलब क्वेश्चन में बोला प्लांटेशन तो एफडीआई नॉट अलाउड, टी प्लांटेशन अलाउड, वापस से प्लांटेशन बोला तो नॉट अलाउड, टी प्लांटेशन बोला तो अलाउड। ठीक है ना? तो ये लिस्ट है, बस याद रखना इसको, ये लिस्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, इसको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ प्लीज ध्यान देंगे। नेक्स्ट आगे फिर, हाँ हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, सिर्फ इतना लिखा है हाउसिंग एंड रियल एस्टेट तो नॉट अलाउड, लेकिन एक्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रेमाइसेस, है ना, टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड। तो अगर बोला हाउसिंग रियल एस्टेट तो अलाउड नहीं है, पर अगर टाउनशिप बनाना है, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रेमाइसेस बनाने हैं टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड तो फिर अलाउड है। ठीक है ना? इस पर कोई एमसीक्यू नहीं आज तक। आगे, ट्रेडिंग इन टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। अब टीडीआर क्या होता है? बहुत बार ना गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, जैसे मेट्रो बनाना है या गवर्नमेंट को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस वगैरह बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, तो बहुत बार वो मेट्रो बनाने के चक्कर में कुछ ऐसे एरियाज से वो मेट्रो जाती है जहां पे ऑलरेडी कुछ लोगों के घर होते हैं, समझ रहे हो? तो अब गवर्नमेंट तो वहां पे मेट्रो का सब कंस्ट्रक्शन करना है, तो अब वहां पे जो लोग रहते हैं उनका क्या? तो गवर्नमेंट क्या बोलती कि तुम ये घर हमको दे दो। गवर्नमेंट बोलते हैं ये जो घर है ना वो हमारे मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के बीच में आ रहा है, तो ये घर आप, ये जगह हमको दे दो और हम आपको इसके बदले कुछ पैसा दे देते हैं, कंपनसेशन, और साथ ही साथ आपको टीडीआर देते हैं। टीडीआर क्या होता है कि जैसे जब आप कोई भी जगह पे कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, जैसे आप कोई भी जगह पे कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो गवर्नमेंट आपको कुछ परमिशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की जगह है, कोई 1000 स्क्वायर फीट की जगह है, तो इस पे आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो ये बताता है एफएसआई। एफएसआई होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। क्या बोला? एफएसआई होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, है ना? तो ये क्या होता है? ये आपके सिटी के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले लोग होते हैं ना, वो इसका आपको अलाउंस देते हैं, वो परमिशन देते हैं कि कितने एफएसआई तक आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। समझ लो, समझो अगर एफएसआई है आपका 4, अगर आपका एफएसआई है 4 टाइम्स, इसका मतलब क्या है कि 1000 स्क्वायर फीट की जगह पे आप इसके 4 गुना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मतलब 1000 स्क्वायर फीट की जगह पे आप 4000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं यहां पे इस 1000 स्क्वायर फीट की जगह पे कितने फ्लोर बना सकता हूं? तो हम 2 फ्लोर बना सकते हैं। हम क्या बताइए, हम जो है 5 फ्लोर बना सकते हैं। सब 5 कैसे बनाएंगे? हम 5 फ्लोर बना सकते हैं, एक फ्लोर 800 स्क्वायर फीट का, तो हमने टोटल कितना कंस्ट्रक्शन किया? 800 इंटू 5 4000। तो जब हमारा 1000 स्क्वायर फीट का लैंड है और एफएसआई 4 है, मतलब
हमको 4000 स्क्वायर फीट प्रोडक्शन करने का परमिशन ऑलरेडी है, समझ रहे हो। हाँ, मैं और क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे और ज्यादा फ्लोर बना सकता हूं, तो स्क्वायर फीट कम करना पड़ेगा हर फ्लोर का, समझ लो। अगर 1000 स्क्वायर फीट का ही बनाना है एक फ्लोर तो फिर 4 ही फ्लोर बन पाएंगे। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो अब ये जो FSI होता है ना, ये क्यों देता है गवर्नमेंट, क्योंकि बेटा इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करना रहता है। अगर इंडिया में सब लोग दनादन दनादन हर जगह घर बनाना चालू कर देंगे, तो पेड़ों को काटेंगे, हर जगह घर बनाएंगे, तो ये हमारे क्या बताइए एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है ना। दनादन दनादन ऊंची बिल्डिंग है सभी बनाते बैठेंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए FSI का एक कॉन्सेप्ट आता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बताता है कि आपके एरिया के हिसाब से कितना मैक्सिमम आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ऐसा, समझ रहे हो बात। अब क्या होता है कि समझो कोई बिल्डर है जो रियल एस्टेट बिजनेस में है, उनको तो ज्यादा पैसा कमाना होता है, तो बोलेंगे यार ये 5 मंजिली बिल्डिंग बनाऊंगा, 5 ही फ्लैट बनेंगे, यार एक काम करो मेरे को ज्यादा फ्लैट बनाने, तो अब क्या करें, तो मार्केट में जाके वो TDR खरीद सकते हैं। TDR, ये TDR जो है ना यार, अदर जो डेवलपमेंट राइट होते हैं ये ट्रांसफरेबल होते हैं। तो जिन्होंने नहीं, जो जिसका घर पहले मेट्रो में आ रहा था, उसके वहां जिसका घर मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के बीच में आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने उस व्यक्ति को पैसा भी दिया और डेवलपमेंट राइट भी दिए थे अलग से। डेवलपमेंट राइट से क्या होता है ना, ये FSI आप एक्स्ट्रा आपको मिलता है उसके वजह से। तो अगर समझो आपके पास किसी एरिया में 4 FSI आपको अलाउड है, अगर आपके पास TDR होता है ना, तो आप इसके एडिशनल और कंस्ट्रक्शन कर सकते हो उस पर, ऐसा। तो जो डेवलपमेंट राइट्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, तो मार्केट में खरीदे बेचे जाते हैं वो। तो बहुत सारे बिल्डर्स डेवलपर्स उस चीज को खरीद के और ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं, है ना। तो डेवलपमेंट राइट्स होने चाहिए, जान दो आपको, अगर नहीं समझा आप क्या करेंगे, जीवन है, याद रखेंगे कि ये जो डेवलपमेंट राइट्स जो है, या रादर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स जो है, इसमें ट्रेडिंग करना, इसको खरीदना बेचना, फॉरेनर्स इंडिया में आके इसको खरीद बेच नहीं सकते, बस पॉइंट इतना है, समझ लो, बस पॉइंट इतना है, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं सर इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर ऑप्शन में बोला कि FDI कहाँ अलाउड नहीं है, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, बोथ A एंड B, क्या बोलोगे, कॉमन सेंस। क्या बोला, प्लांटेशन में अलाउड नहीं है, सिर्फ टी प्लांटेशन में अलाउड है, मतलब कॉफी प्लांटेशन बोला तो नॉट अलाउड, समझ रहे हो। क्या बोला मैंने, टी प्लांटेशन में अलाउड है, कॉफी प्लांटेशन बोला तो नॉट अलाउड, समझ गए ना। जितना लिखा है उतना ही, जबरदस्ती अपना ऐड नहीं करना है, जितना लिखा है उतना ही याद रखना है, ठीक है ना। चलो, तो ट्रेडिंग इन, यहां पे ध्यान देंगे, ट्रेडिंग इन क्या, ट्रेडिंग इन TDRs, ट्रेडिंग इन TDRs नॉट अलाउड, ठीक है। मतलब इस इंडिया वाले कर सकते हैं TDR में ट्रेडिंग, लेकिन फॉरेन वाले इंडिया में आके ये नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूं। आगे नेक्स्ट, देन मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार्स, शिरूट्स, सिगारिलोस, सिगरेट्स, ये क्या है, ये सारे सिगरेट के टाइप्स होते हैं। देन टोबैको और टोबैको सब्सटीट्यूट्स, ये सारी चीजें वैसे भी नशीली पदार्थ होते हैं। अभी इंडिया के बाहर के लोग इंडिया में आके ऐसे नशीले पदार्थ बनाएंगे, और फिर क्या होगा, उसमें ऐसी कोई चीज डाल देंगे जिससे लोगों को उसकी अगर आदत हो गई तो फिर तो क्या डिपेंडेंसी हो जाएंगी, लोग पागल हो जाएंगे। तो भैया ये सारे नशीले पदार्थ जो है वो बाहर वाले आके इंडिया में नहीं बना सकते, बाहर वाले इंडिया के बाहर वाले इंडिया में इसका बिजनेस चालू नहीं कर सकते, ऐसा, समझ लो। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में FDI अलाउड नहीं है, इंडिया वाले इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं पर इसमें FDI अलाउड नहीं है, ऐसा बोल रहा है, समझ रहे बात को। तो याद रखेंगे, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी MCQs आते हैं। जनरली ये एटॉमिक एनर्जी है, निधि कंपनी, ये सब टाइम पास MCQ आता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इसको, राइट। आगे देखो क्या लिखा है, ये FPI, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं विच आर रजिस्टर्ड अब्रॉड विद अ व्यू टू इन्वेस्टिंग इन अदर नेशंस, टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, हेज फंड, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड। तो एक कंट्री के म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरे कंट्री के स्टॉक मार्केट में जाके वहां के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, क्यों, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, है ना, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, ताकि शॉर्ट टर्म में, है ना, शॉर्ट टर्म में वो प्रॉफिट्स कमा सके बस। तो बोलते हैं कि क्या, जब
एफपीआई से पैसा आता है ना तो ज्यादा समय के लिए इंडिया में नहीं रहता, लेकिन एफडीआई से जब पैसा आता है तो ज्यादा समय के लिए रहता है। इसीलिए नेशनल गवर्नमेंट लुक फॉर सस्टेनेबल एफडीआई ओवर एफआईआई। मतलब गवर्नमेंट हमेशा चाहते हैं कि एफपीआई से पैसा आए ना तो ज्यादा अच्छा, एफपीआई से अगर पैसा आया ना बेटा तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि सॉरी एफडीआई से पैसा है तो ज्यादा अच्छा क्योंकि वो पैसा ज्यादा समय के लिए इंडिया में रहेगा। लेकिन एफपीआई से जब पैसा आएगा ना वो ज्यादा समय के लिए इंडिया में नहीं रहता है। बस इतना ही याद रखेंगे। देन आता है यहाँ पे ओएफडीआई, मतलब आउटवर्ड एफडीआई। तो बोलते हैं जैसे इंडिया में बाहर वाले आके इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, वैसे ही इंडिया वाले भी बाहर जाके करते हैं पैसा इन्वेस्ट बिजनेस करने के लिए। उसके एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें कुछ एमसीक्यू नहीं आता, बस याद रखेंगे कि जैसे एयरटेल इंडिया की कंपनी है, इसने क्या किया है, इसने जो है मॉरिशस में अपनी होल्डी ओन सब्सिडरी ओपन की है, अच्छी बात है। तो इंडिया की कंपनी ने इंडिया के बाहर पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस करने के लिए। देन पीवीआर, इसका फुल फॉर्म होता है प्रिया विलेज रोड शो, है ना, पीवीआर सिनेमास। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी देखिए इन्होंने भी क्या किया, अपनी पहली प्रॉपर्टी श्रीलंका में चालू किया, वहां पे इन्होंने चालू किया होगा सिनेमा थिएटर। देन सन फार्मा करके दवाई की कंपनी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है चाइना में किया है बिजनेस करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। तो बस ये एग्जाम आपको बस यहाँ पे बस बता रहे हैं कि इंडिया की भी कंपनीज इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करती है पैसा बिजनेस के लिए। इस पे कोई एमसीक्यू आया नहीं आज तक, खत्म हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको हमारे आज के इस वीडियो में आया होगा मजा। यार मैं चाहता हूं कि अब आपका इमेज और आपका नाम आए इस हमारे सीए फाउंडेशन जून 2023 के रिजल्ट में। जैसे कि इस बार परनीत ने, हरित ने इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, 44 स्टूडेंट्स ने 90+ मार्क स्कोर किए हैं। मैं चाहता हूं अब आपका नाम भी इसमें आना चाहिए। एंड आप दोस्तों हमारा मंजिल 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी प्लस पे, या तो आप मेरा ये इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं। इनकी लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप MB सब कोड यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, राइट। प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, मैंने आपको इसके डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिए थे। आप जो है मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे। जितने भी ये मैं फ्री सेशंस ले रहा हूँ उसकी लिंक मैं डलवा दूंगा यहाँ पे bit.ly/mbsunacademy। एंड अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप MB सब कोड यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे बढ़ के कैसा लगता है। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।